गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रूरल फोक्स जीएस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास। ये +2 क्लास के लिए है, फुल चैप्टर है, एक ही लेक्चर में होगा। तो इसमें से मानव विकास है, इसमें परिभाषा। सबसे पहले मानव विकास की परिभाषा कि परिस्थितियों को पहले से बेहतर बनाना, ये मानव विकास है। यानी किसी देश को, किसी प्रदेश को, किसी क्षेत्र को आम लोगों के रहने के लिए ज़्यादा अनुकूल बनाना, उनमें से ज़्यादा सुधार करना, ये मानव विकास है। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा जो आज का टॉपिक है उनमें से कि विकास और वृद्धि एक ही चीज़ है या अलग अलग है। वृद्धि और विकास हैं, ये अलग हैं। कैसे? यदि किसी चीज़ की संख्या में, मात्रा में परिवर्तन होता है, मात्रात्मक परिवर्तन, गिनती में बदलाव है, वो है वृद्धि। और ये धनात्मक भी, यानी वो संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। दूसरा है विकास। क्या होता है? गुणों में परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। और विकास है हमेशा सकारात्मक होता है। इसका डिफरेंस कैसे देखेंगे? जैसे भारत में जनसंख्या वृद्धि है, इतनी ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि है, बहुत ज़्यादा है, तो वृद्धि ज़्यादा है इसका मतलब विकास नहीं है। तो वृद्धि तो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन विकास है ये हमेशा अच्छा यानी सकारात्मक बदलाव है, यही विकास है। अब इसके बाद है दूसरा हमारा इसमें टॉपिक आएगा मानव विकास में कि मानव विकास के घटक कौन से हैं, सूचक कौन से हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे देखते हैं कि मानव विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मापेंगे कैसे कितना हुआ है। उसके लिए है कि मानव विकास के घटक या सूचक। सबसे पहले है कि संसाधनों तक पहुंच है, दूसरा है शिक्षा है कि नहीं, स्वास्थ्य है कि नहीं है। तो इसमें पहला जो संसाधनों तक पहुंच है उसको हम मानेंगे आर्थिक संकेतक, दूसरा है ज्ञान संकेतक, तीसरा स्वास्थ्य। तो आर्थिक, ज्ञान और 3 तरह के संकेत, स्वास्थ्य संकेतक, आर्थिक, ज्ञान और स्वास्थ्य, 3 तरह के संकेतक ले लिए और इनको कुछ पॉइंट्स दिए। इन पॉइंट को 0 से लेकर के 1 तक डिवाइड कर दिया। यानी 1 का मतलब है कि 0 0 0, ये यहाँ तक है, इसको देखा जैसे 1, 0.001 से लेकर के और ये 1 तक पहुँच गया, यानी कि 0.999 और उसके बाद है 1। तो यहाँ तक है, ये मानव विकास सूचकांक ले लिया गया। अब इसमें से है कुछ पॉइंट है इसको दिए गए, कुछ इसको दिए गए, कुछ इसको। तो इसमें से जो आर्थिक संकेतक में क्या लिया हमने, सबसे पहले लिया प्रति व्यक्ति आय। जैसे किसी देश में कहीं खर्चने को जो इनकम है प्रभावशाली कैसी है, या आर्थिक संकेतक मापने का खर्चने, प्रति व्यक्ति खर्च कितना करते हैं, प्रति व्यक्ति कमाते कितने हैं, या उनके जो महिलाओं को वर्किंग में इंक्लूड किया, घरेलू महिलाएं हैं काम करने वाली, उनको इंक्लूड किया जाता है कि नहीं। ये कुछ अलग अलग मापा के तरीके होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो दुनिया में यूएनडीपी जिसको मानता है वो है प्रति व्यक्ति आय। यानी किसी देश में एक वर्ष की, उसी वर्ष की जो कुल आय है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सभी अंतिम उत्पाद से प्राप्त जो आय है 1 साल की, उसको यदि उसकी जनसंख्या से भाग दे दिया तो प्रति व्यक्ति आय साक्षरता दर है। यानी यदि साक्षरता क्या होती है कि यदि कोई व्यक्ति विश्व की किसी भी एक भाषा में किसी वाक्य को लिख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है, उसको साक्षर मान लिया जाता है। तो साक्षरता दर है, जिन देशों में उच्च होती है वहाँ पर मानव विकास है, उच्च होता है। अब इसके बाद है फिर जीवन प्रत्याशा। औसत रूप से वहाँ के लोग ज़्यादा सालों के लिए जीते हैं या कम सालों के लिए, तो ये जीवन प्रत्याशा में, स्वास्थ्य संकेतकों में इंक्लूड किया जाता है। अब इसमें है कि प्रति व्यक्ति को ये क्यों नहीं मान लिया जाता। जैसे इसका हम अगले टॉपिक में भी देखेंगे कि प्रति व्यक्ति साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, इन सभी को मिलाकर के एक मानव विकास सूचकांक निकाला गया, जिसके आधार पर कुछ देश विकसित माने गए, कुछ पिछड़े हुए और कुछ अविकसित माने गए। तो इसकी ये तुलनाएं हैं। तो अब इसमें एक बार हम पहले इन घटकों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं देखते हैं। कैसे? कि दुनिया में 57 देश ऐसे हैं जहां पर मानव विकास उच्चतम स्तर का है। इनमें से अधिकांश देश है यूरोप और उत्तरी अमेरिका के हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। फिर आता है मध्यम सूचकांक, इसमें एशिया के अधिकांश देश जो विकासशील हैं
वो इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरी कैटेगरी बनती है निम्न विकास सूचकांक वालों की, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश हैं और पिछड़े हुए हैं। तो इनको कैसे, इसे 3 कैटेगरी हमने कैसे बनाई कि 57 देश इसमें है, 88 इसमें है, 32 इसमें है। अब बात आती है कि जिन देशों में 0.8 से उच्च सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक के पॉइंट है वो 0.8 से ऊपर है, तो उनको गिना गया है ये उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में। जिन देशों में मानव विकास सूचकांक 0.5 से भी कम है, 0.5 से कम का मतलब हो गया 0.499, तो वहां से लेकर के 0 से लेकर 0.499 या 5 से कम, या तो 0.499 या फिर 5 से कम लिखेंगे। तो जिन देशों में ये इतना है वो कम विकसित है, और इन दोनों के बीच का होगा वो मध्यम सूचकांक आ गया। तो इसमें कौन से हो जाएंगे, 0.5 से 0.799, यानी 5 से ज़्यादा 8 से कम, 0.5 से ज़्यादा 0.8 से कम होंगे। तो ये मानव विकास सूचकांक के विकासशील देश हैं। तो इसमें भारत है, दक्षिणी एशिया के देश हैं वो अधिकांश इसमें आते हैं, अफ्रीका के पिछड़े हुए देश हैं जैसे नाइजीरिया है, नाइजर है, चाड है, ये देश हैं, ये अविकसित यानी पिछड़े हुए देशों में आते हैं। तो इन देशों में जीवन संबंधी उच्च स्तर की दिशाएं होती हैं। विकसित देशों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, तकनीकी रूप से उन्नत है, दुनिया के बहुत सारे संसाधनों का उपयोग यही देश करते हैं। वो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, वो रोजी रोटी के चक्कर में ही उलझे रह जाते हैं। और मध्य जो विकासशील देश हैं इनमें अधिकांश देशों की एक कॉमन समस्या है, वो है जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या ज़्यादा है अधिकतर इन देशों में। ये थी अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। अब इसके बाद है हम देखते हैं कि मानव विकास है, इसके 4 स्तंभ कौन से हैं, यानी ये मानव विकास है ये टिका किन चीज़ों पे है। ये 4 पिलर हैं, जैसे कोई भी है टेबल है उसके या बिल्डिंग है उसके 4 पिलर होते हैं, तो इसी तरह से मानव विकास के 4 पिलर हैं जिसके ऊपर मानव विकास टिका होगा किसी भी देश का। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ तो मानव विकास है ये ढह जाएगा। तो उसके लिए देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको समझना है कि चारों पिलर कौन कौन से हैं। पहला समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता, चौथा सशक्तिकरण। तो इसमें कौन से देखेंगे, यदि इनमें से एक भी पिलर कमजोर होता है मानव विकास कमजोर हो जाएगा। जैसे समता, सम मतलब बराबर, सभी के लिए एक समान अवसर उपलब्ध हो, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो कि ये उस जाति से है या उस समुदाय से है तो उसको अवसर नहीं मिलेगा, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होना। तो यदि किसी देश में समता है तो वो देश, उसका विकास टिका रहेगा। फिर आता है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता क्या होती है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास करते रहना और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचा के रखना ताकि अवसरों की निरंतरता है बनी रहे। ये है सतत पोषणीयता, यानी आने वाली पीढ़ियों को भी लगातार मौके मिलते रहे। फिर इसके बाद आता है उत्पादकता, यानी विकास तो होना ही होना है, विकास को टिकाए रखने के लिए जरूरी है कि उत्पादन बढ़ता रहे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ कागजों में काम चलता रहे, वास्तविक धरातल है उस पर चाहे किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां उनमें उत्पादन होना जरूरी है। इसके बाद आता है सशक्तिकरण। तो नाम से ही पता लग रहा है सशक्ति, सशक्त किसको बनाए, जो कमजोर होगा सशक्त उसी को बनाने की जरूरत है। तो समाज के कमजोर वर्ग, चाहे महिलाएं हैं चाहे कुछ पिछड़ी जातियां हैं, उनके उत्थान के लिए उनको और ज्यादा अवसर मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अतिरिक्त सहायता देना, ये है सशक्तिकरण। तो समता, सभी के लिए समान अवसर, सतत पोषणीयता, निरंतरता है अवसरों में बनी रहे, फिर उत्पादकता, निरंतर उत्पादन होता रहे, और सशक्तिकरण है कि समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको अतिरिक्त सहायता देकर के मुख्य धारा में शामिल करना। तो यहाँ पर है इन दोनों में आपको कई बार ये लगेगा कि अभी तो बराबर कह रहे थे, अभी अतिरिक्त दे रहे हैं। वो किस लिए कि किसी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये भेदभाव ना किया जाए कि ये यहाँ से ये यहाँ से, इसलिए इसको मौका नहीं मिलेगा। और सशक्तिकरण का मतलब है कि जो नीचे है अभी तक है, कमजोर है, उसको तो लेवल पे तो लेके आओ
लेवल पे लाने के बाद बराबरी होगी। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये है मानव विकास के 4 स्तंभ। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर होगा तो उस देश का, उस क्षेत्र का मानव विकास लगातार जारी नहीं रह सकता, ढह जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा आखिरी टॉपिक है, ये है मानव विकास के 4 उपागम कौन से हैं। ये उपागम है कि पहला है आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले जो पुराना तरीका है मानव विकास को मापने का वो था कि जिन देशों की आय थी, जिन परिवारों में, जिन देशों में आय ज़्यादा होती थी उसी को विकसित मान लिया जाता था। लेकिन समय के साथ क्या बदलाव आया कि जैसे मान लो गाँव में ही देखते हैं, अगर किसी गाँव में है, कोई परिवार है, आमदनी बहुत ज़्यादा है लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, बच्चों के जो शिक्षा है उच्च शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है और घर में लड़ाई दंगे हैं, इस तरह की कोई आदतें रहती है, क्या हम उस परिवार को विकसित मानेंगे? नहीं। तो इसलिए आय उपागम है, ये पुराना तरीका है, वर्तमान में ये इतना लागू नहीं होता है और इतना संकालित नहीं है। अब इसके बाद आता है कल्याण उपागम। ये कल्याण उपागम में कौन सा है कि बाद में इसके बाद है ये सोचा गया कि कोई सरकार है कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर कितना खर्च करती है, तो उससे मानव विकास सूचकांक है वो मापा जाता था थोड़े समय के लिए। अब इसने देखा कि कल्याण उपागम है, लोक कल्याण की भावना है, उस पर आधारित था, तो इसने गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ा दिया। कैसे कि सरकार का पैसा बहुत खर्च होता था लेकिन जो पहले से निचले तबके थे वो नीचे ही थे। इसके बाद है अगला उपागम आता है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसमें ये किसकी देन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी मजदूरों का जो संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आधारभूत आवश्यकता उपागम है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की देन है। इसने कहा था कि जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, कौन सी? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ जल, साफ पानी या और शिक्षा, इस तरह की जो आधारभूत ज़रूरतें हैं वो सबकी पूरी होनी चाहिए। अमीर हैं, किसी के पास पैसा ज़्यादा इकट्ठा होता है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और साफ पानी, इस तरह की आधारभूत ज़रूरतें हैं वो कम से कम सबकी पूरी हों तो उससे उन देशों को विकसित माना जाए। तो ये है आधारभूत आवश्यकता उपागम। और लास्ट में है क्षमता उपागम। इसमें कि पाकिस्तान के हैं महबूबुल हक और भारत से अमृत सिंह, इन जैसे लोगों की देन है क्षमता उपागम। ये कैसे कि लोगों की बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि करना, उनकी बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि करना, उनको बढ़ाना, उनकी काबिलियत है, कुशलता उनमें वृद्धि करना, ये है क्षमता उपागम। तो कैसे? जैसे यदि किसी का जिस भी स्तर पे है, कोई व्यक्ति है, कोई परिवार है, कोई देश है, तो वहाँ से वो उसमें गुणात्मक बौद्धिक परिवर्तन है, कुशलता के साथ है और उसमें जो अपने अवसरों में वो खुद कैसे परिवर्तित कर पाता है, तो यानी कुल मिलाकर के लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करना है, ना कि केवल आर्थिक विकास है या सिर्फ भौतिक ज़रूरतें हैं, उनकी क्षमताएं हैं, उनमें जो काबिलियत है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, उनकी काबिलियत बढ़े। तो ये क्षमता उपागम है, ये नवीनतम है और अमृत सिंह और महबूबुल हक है, उन दोनों ने मानव विकास क्षेत्र में बहुत काम किया है। अब इसके बाद है एक बार इनको फिर दोबारा से देखते हैं। हमने 5 टॉपिक किए हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ, मानव विकास के 4 उपागम, वृद्धि और विकास में अंतर तथा मानव विकास के 3 घटक और मानव विकास की 3 कैटेगरी बना दी तुलना के आधार पर। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक है। 5 ही क्वेश्चन बनेंगे। आपको क्या करना है? पहले एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ना है, उनमें से 20 कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 20 एक नंबर के क्वेश्चन है, वो आप तैयार करेंगे। और ये हैं जो टॉपिक वाइज है, अलग अलग जो क्वेश्चन आप है 2-3 जितने भी आपको जैसे समझ में आए, आपको खुद को कैसे समझ में आया, आपने पाठ को उसी तरह से करना है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।